वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारे सुपर रिवीजन क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करने की सोची है क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आपने एक बार को इक्वेशंस ऑफ मोशन 2 डायमेंशन में लगाना सीख लिया तो इक्वेशंस ऑफ मोशन 1 डायमेंशन में लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चों ने अंकित ने, सत्यम ने मेरे से कमेंट बॉक्स में ये डिमांड किया है कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन में इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जरूर करवाइएगा। तो बच्चों मैं वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूं। आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी दो प्रोजेक्टाइल कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, अगर एक प्रोजेक्टाइल हवा में एक्सप्लोड हो जाता है तो क्या होता है, और बहुत सी ऐसी बातें प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक प्रोजेक्टाइल मोशन को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखा जाए तो वो कैसा दिखाई देता है, ऐसी सारी चीजें हम कवर अप करेंगे इस क्रैश कोर्स सीरीज में। आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स चीजें जबरदस्त होती जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी हम ओब्लीक प्रोजेक्शन वाले प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक बॉडी को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं और इसका पाथ कुछ इस प्रकार से होता है। इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिए। एक, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये है मोशन इन 2D, ठीक है, दिख ही रहा है हमें। और इसमें हम एयर के फ्रिक्शन को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डील करेंगे कि अगर एयर की वजह से भी कुछ कांस्टेंट ऑपोजिशन है तो फिर रेंज, हाइट, टाइम पे क्या फर्क आएगा। तो फिलहाल के लिए जनरली वी निग्लेक्ट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, वी निग्लेक्ट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। हर तरह के एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर करते हैं। चलिए, और याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जब आप बॉडी को फेंक देते हैं हवा में, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फ्री फॉल, इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये याद रखिए आप कि देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो -g के बराबर है, राइट। तो इतनी बातें प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बेसिकली याद रखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम शानदार तरीके से सीख चुके हैं। v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² - u² = 2as। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ कुछ खेल था। खेल ये था कि आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब बॉडी 1 डायमेंशन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में आपको कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है, राइट। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि क्या यहां पर इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड हैं। तो देखिए, मोशन एक्स और वाई एक्सिस दोनों में हो रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो ऐसे 2 डायमेंशनल मोशन में भी चालाकी से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाई जा सकती हैं अगर हम मोशन को 2 अलग अलग डायरेक्शन में एक्स और वाई के अलोंग एनालाइज करें। तो चलिए अब हम मोशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एनालाइज करते हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं बेसिक डेरिवेशंस जो मैं स्किप कर सकता हूं, बट स्टिल मैं इस लेक्चर में डील कर रहा हूं। उससे क्या होगा, हर बच्चे को कुछ एक 0 लेवल से लेकर के एक हाईएस्ट लेवल तक सीखने को मिलेगा, राइट। तो देखिए, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं यहां पर, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और एक वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज बच्चों u sin थीटा। ये वेलोसिटी के इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियली। जाहिर सी बात है कि अगर हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के मोशन को सेपरेटली स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो x और y के अलोंग हमें जो जो चीजें पता है हम वो लिख देते हैं। ये याद रखिए कि इस मोशन में सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, बट प्रोजेक्टाइल एज अ होल के लिए नहीं, x एक्सिस के लिए अलग से और y एक्सिस के लिए अलग से, राइट। तो देखिए, x एक्सिस के अलोंग इनिशियली जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा
और y एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियली जो वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। क्या x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता है। हॉरिजॉन्टली कोई हवा नहीं चल रही है। आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि एक स्माइली बॉल को एक बंदे ने, एक पर्सन ने फेंका प्रोजेक्टाइल की तरह और ऐसी हवा चली कि उसके हाथ में ही बॉल वापस आ गई। तो बताइए किस एंगल पे फेंका है उसने? तो विल बी डीलिंग विद द क्वेश्चंस लाइक दैट आल्सो। ax 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g है। बच्चों एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, इसलिए इसे -g लिया गया है। अब हम सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत शानदार तरीके से लगाएंगे। कुछ डेरिवेशन करेंगे, कुछ डेरिवेशन स्किप करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि बॉडी को आपने t = 0 पे फेंका है और वो कुछ समय के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट x, y से पास करती है और मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x है और वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट y के बराबर है, राइट? तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हैं। एट एनी टाइम t मान लेते हैं पार्टिकल इस p पॉइंट से क्रॉस कर रहा है और कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहला, चलिए s = ut + ½ at² से ही ट्राई कर लेते हैं, राइट? s = ut + ½ at²। t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टली उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ux u cos θ के बराबर है और बच्चों ax 0 है, आगे की मेहनत मत करिए। ½ 0 × t² becomes 0, तो x यहां पर बराबर हो गया u cos θ मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। तो इसका मतलब बेसिकली एक बात बहुत सिंपल थी, हमने क्यों इतनी मेहनत करी? अरे भैया x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम वैलिड रहेगा। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल स्पीड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले चलेंगे। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन चलेगी और एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो सबसे बड़ा हथियार कैलकुलस होता है, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई। स्टार्टिंग से वर्टिकली कितना ऊपर चला गया? y के बराबर। तो sy = uy × t + ½ ay × t², y = u sin θ × t - ½ gt²। ये किसी भी इंस्टेंट पे t टाइम पे जमीन से प्रोजेक्टाइल की हाइट है, राइट? किसी भी इंस्टेंट पे x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन एट टाइम t है, सही है? चलिए, तो दो बातें हम सीख चुके हैं और वो बातें हम यहां लिख देते हैं फिलहाल के लिए। किसी भी समय पे पोजीशन का x कोऑर्डिनेट u cos θ × t होता है और किसी भी समय पर पोजीशन का y कोऑर्डिनेट u sin θ × t - ½ gt² होने वाला है, राइट? दोनों इक्वेशंस के अंदर एक शानदार बात यह है कि बॉडी के हवा में टोटे टोटे तो हुए नहीं है, बॉडी तो वही है, प्रोजेक्टाइल तो वही है, बॉल जो आपने फेंकी है वो तो वही है, वो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग पॉइंट से पास कर रही है ना? तो जितने समय में उसने x डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतने ही समय में उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y भी कवर अप किया है। तो इसका मतलब समय सेम रहेगा, टाइम तो दो अलग अलग नहीं हो सकता। मेरे लिए 1 घंटा और आपके लिए 1 घंटा सेम ही है फिलहाल के लिए, तो ठीक है, लेकिन आपका 1 घंटा मेरे 1 घंटे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको शानदार तरह से अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है बच्चों। चलिए अब मैं गायब कर रहा हूं ये, अब सुनिए आगे। अब देखिए टाइम की वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लेते हैं, टाइम आता है x/u cos θ, ठीक है? चलिए, तो अगर हम टाइम की वैल्यू यहां पुट कर देंगे y के एक्सप्रेशन में, टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो ये आ जाएगा u sin θ। देखिए थोड़ी सी डेरिवेशन जरूरी होती हैं, इससे आपके बेसिक्स इंप्रूव होते हैं, बहुत ज़्यादा तो है भी नहीं इसमें, तो क्विकली अगर हम कुछ डेरिवेशंस निपटाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ से y आ जाता है, u से u गायब करिए, x tan θ -1/2 gx² डिवाइडेड बाय u² cos² θ। ये बच्चों क्या है? ये क्या चीज़ निकाली है? ये जो कर्व्ड रास्ता है ना, रास्ता, इस रास्ते की इक्वेशन है, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोला जाता है। इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं, इस कर्व्ड रास्ते की इक्वेशन। ओके, सो फार वी हैव लर्न दीज 3 थिंग्स। इनको डिब्बे में बना के लिखते हैं। पहला कि x u cos θ × t होता है, दूसरा किसी भी इंस्टेंट पे y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ये होता है, और इस कर्व्ड रास्ते की इक्वेशन x tan θ
-1/2 gx² अपॉन u² cos² थीटा होती है। बस अब हम क्विकली टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे और उसके बाद कहाँ जाके गिरेगी, रेंज, उसकी डेरिवेशन स्किप करेंगे, कितनी मैक्सिमम ऊंचाई पे जाएगी उसकी भी डेरिवेशन स्किप करेंगे। बस एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि रेंज और हाइट कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन का पिटारा खोलेंगे। चलिए तो अब क्या है कहानी। अब मुद्दा यह है कि मान लीजिए हमने उसी बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था और आपको मैंने बताया कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई हवा चलने लगे तो जरूर बदलेगा, और हवा चलेगी बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। सेकेंड या थर्ड लेक्चर में प्रोजेक्टाइल के जरूर चलेगी हवा। चलिए ओके, तो वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ दीजिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux रहा और ux ने बोला कि भैया मेरा एरो ना उतना ही बड़ा बना दो, हमें तो फर्क पड़ता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, तो हम तो हमेशा सेम ही रहेंगे। ये एरो हर बार उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा, क्योंकि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता। लेकिन जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, वो इट इज लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अगर आप समहाउ इस चीज को विजुलाइज करिए, अगर आप समहाउ यहां पर एक स्क्रीन बना दें और यहां पर एक टॉर्च लाइट लेके प्रोजेक्ट करें, टॉर्च लाइट ले लें और स्क्रीन के पीछे इस जो ये पार्टिकल आपने फेंका है, आप उसकी शैडो देखें, शैडो स्क्रीन के पीछे या जैसे भी स्क्रीन पे है ना, इस टॉर्च लाइट की वजह से, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आ गया। स्क्रीन पे इस पार्टिकल की शैडो ऐसे लगेगी, जब ये इधर होगा तो इसकी शैडो इधर होगी, ये इधर होगा तो इसकी शैडो इधर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा शैडो इधर होगी, फिर वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो इट इज लाइक कि अपने बॉडी को ऊपर कुछ वेलोसिटी से फेंका है और वो अल्टीमेटली वापस आ गया है। चलिए ठीक है, तो अब ये बात क्लियरली समझ लीजिए कि यहां पर सिमेट्री वैलिड रहेगी। सिमेट्री क्या है, देखिए कि आपने जो वर्टिकल कंपोनेंट शुरुआत में लिया है ना, वो अल्टीमेटली बदल जाएगा। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि ग्रेविटी उसके अपवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है, और कम हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट शून्य हो जाएगा, क्योंकि वाई इट इज सो, देखिए सिमेट्रिकली जैसे कम हुआ है वैसे ही बढ़ जाएगा। जिस स्पीड से बॉडी ने को आपने फेंका था उसी स्पीड से स्ट्राइक करेगी, क्योंकि यहां पर हम सिमेट्री लेके चल रहे हैं, यहां पर हमने एयर फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर किया है। अगर ऐसा नहीं है, एयर फ्रिक्शन इग्नोर नहीं हो रहा, तो फिर जिस स्पीड से फेंकेंगे उस स्पीड से हिट नहीं करेगी। चलिए, दो तरह की वेलोसिटी थी, एक ux और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एक uy। ux जो था वो बॉडी के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था और uy बॉडी के वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से कम होती जा रही है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट शून्य हो गया है। क्यों शून्य हो गया है? अरे अगर वो शून्य नहीं होता, अगर आज भी उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होती तो बॉडी फिर और ऊपर ना जाती क्या? अपने वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जाती। अब वो क्योंकि और ऊपर नहीं गई है तो वो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को शून्य होना आवश्यक है बच्चों। चलिए देखिए, अब तो अब क्या है, अगर हम यहां पर फिर से सिमेट्री लेके चलते हैं तो याद रखिए कि मान लेते हैं कि ए से बी ओ से ए तक का जो टाइम है और ए से बी तक का जो टाइम है वो सेम है, और वो जो ओ से बी तक का टाइम है टोटल टाइम उसका आधा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी ले लेते हैं, तो ओ से ए तक जाने का और ए से बी तक आने का टाइम सेम रहेगा। यही दुनिया में सिमेट्री है। ठीक है, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं। चलिए, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी ऑलरेडी नो दैट कि इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव जी है। तो अब सुनिए, चलिए टाइम को टी रहने देते हैं। ये क्या चीज है भैया? ये है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। कब? किसी भी टाइम टी के बाद, ठीक है। तो जब टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा
तब क्या एक्सपेक्ट करते हैं बॉडी कहां होगी? तब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। तब बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, और जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट शून्य होगा। तब पुट करिए u sin थीटा माइनस जी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल T बाय 2, ये आ गया हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यहां से बच्चों हमें मिला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चों। अब समझिए छोटी छोटी बातें एक दो और, कि हमने ये बोला था कि किसी भी इंस्टेंट पे जो पोजीशन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है अगर हमने बॉडी को किसी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका था। चलिए, तो एक्स की वैल्यू थी u cos थीटा इंटू टी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन जब टाइम t है, एनी टाइम t पे। ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन रेंज कहलाता है जब टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। जब टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन रेंज हो जाता है। तो यहां से रेंज आया u cos थीटा इंटू कैपिटल T, u cos थीटा कैपिटल T है हमारा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए मैं स्किप करता हूं इसे। आप इसे सॉल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। सिमिलरली ये मैक्सिमम हाइट है बच्चों। y की वैल्यू थी u sin थीटा u y इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब समय टोटल टाइम का आधा होगा तब y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी। यहां पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी स्किप कर रहा हूं मैं, ये मेरा हक है थोड़ी सी डेरिवेशन स्किप करना। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मिलने वाला है आपको मैक्सिमम हाइट के तौर पे, राइट बच्चों? ओके, चलिए, तो हमने ट्रैजेक्टरी, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अभी तक डिराइव कर लिया है, राइट? चलिए एक और छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। किसी भी समय पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करेंगे। और ये लेक्चर बहुत बेसिक लेवल प्रोजेक्टाइल है, इसके आगे की बहुत सारी कंटिन्यूएशन होंगी, 2 या 3 और लेक्चर आएंगे इसके, तो रेदर कोशिश करूंगा 2 लेक्चर आए, 2 लेक्चर में काफी चीजें कवर अप करूंगा। चलिए एक और बस कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है? चलिए अब समझिए, आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का तो कोई रोल है नहीं, वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो जो खेल है बस वर्टिकल कंपोनेंट का है। आपने बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, ux, u cos थीटा इनिशियली, ठीक है? चलिए, और एक वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली है u sin थीटा, u sin थीटा, परफेक्ट है। किसी इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी कुछ इस तरह से टेंजेंशियल हो गई, ठीक है? अब आप वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से तो कोई चेंज एक्सपेक्ट मत करिए, वो तो u cos थीटा ही रहने वाला है। बट हाँ, ये बात सच है कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बदलेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसके मोशन को फिलहाल के लिए अपोज कर रही है और बाद में सपोर्ट करेगी। तो वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट के एरो को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, बस अब करना क्या है? करना ये है कि आप किसी भी समय पर वर्टिकल वेलोसिटी निकालिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी है, रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, किसी भी समय पर वेलोसिटी है वर्टिकल uy प्लस ay इंटू टी। देखिए बच्चों, आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर क्रैश कोर्स में डेरिवेशन क्यों? उसका कारण ये है कि इससे थोड़े से बेसिक्स इंप्रूव होते हैं। कुछ डेरिवेशंस ऐसी हैं, इससे आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन का रिवीजन होता है। कुछ डेरिवेशंस ऐसी हैं, मान लीजिए वर्क एनर्जी पावर में वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वो डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बहुत सी ऐसी डेरिवेशंस है जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है,
लॉज ऑफ मोशन में मान लीजिए अब अगर कुछ डेरिवेशन बोले जाए बैंकिंग ऑफ रोड्स कराइए तो वो नहीं करानी है, बट ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कराऊंगा, राइट। चलिए, अरे वी एक्स और यू एक्स में कोई फर्क नहीं होता भैया, यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो चलिए वेलोसिटी क्या आ गई, Vx और Vy का रिजल्टेंट, Vx इज सेम एज Ux, सॉरी Vx इज सेम एज Ux, u cos थीटा का स्क्वायर और ये है आपका u sin थीटा माइनस GT होल स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा, थोड़े स्टेप खा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा यहां पर, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा, राइट। और किसी भी इंस्टेंट पे जो एंगल होने वाला है tan phi, वो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, विच इज u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा, राइट बच्चों। एक चीज और याद रखिए कि अगर यहां पर सिमेट्री है तो जिस एंगल से आप फेंकेंगे उसी एंगल से बॉडी हिट करेगी और उसी स्पीड से भी हिट करेगी, स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड, राइट। चलिए, तो हमने इतने बेसिक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट्स करे हैं कवर अप। चलिए अब कुछ सवाल शुरू करते हैं बच्चों। ओके, तो अब आ रहे हैं कुछ सवाल। पहला सवाल ध्यान देंगे, पहला सवाल इजी सा सवाल है। अभी तक देखिए हमने जो सीखा है, चलिए जहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वहां मैं लिख दूंगा। चलिए अभी तक जो हमने सीखा है वो यूज करना सीखते हैं, अप्लाई करना सीखते हैं। भैया बॉडी का मास m, उसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है आपने, ठीक है। हम कब मना कर रहे हैं, कह रहा भैया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के पॉइंट ऑफ हिट तक चेंज इन मोमेंटम बता दीजिए। चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिट, राइट। ठीक है, देख लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिट के बीच में देखना है। तो चलिए इनिशियली मोमेंटम कितना है, ध्यान दीजिए आप, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए वेलोसिटी को, मोमेंटम आ गया। मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mu cos थीटा है, वर्टिकल mu sin थीटा है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वह वेक्टर की तरह ट्रीट करिए। और ये ना ऐसा मत करिए, इसको क्यू लिख लीजिए, कल को फिर मैक्सिमम हाइट समझने लगेंगे आप। और फिर से मोमेंटम हिट करते वक्त मैग्नीट्यूड में mu, मैग्नीट्यूड में यार वेक्टर है तो वैसे तो सेम नहीं हो सकता। चलिए क्विकली देखिए, इनिशियली मोमेंटम की वैल्यू है mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप, ठीक है जी, कोई दो राय नहीं है इसमें। फाइनली मोमेंटम हो गया mu cos थीटा i कैप, और ये नेगेटिव हो गया, होना ही पड़ेगा इसे, mu sin थीटा माइनस j कैप। चलिए चेंज इन मोमेंटम निकालिए। चेंज इन मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई फिलहाल रोल दिख नहीं रहा है क्योंकि mu cos थीटा में से mu cos थीटा गायब हो रहा है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करने पे माइनस 2mu sin थीटा j कैप आने वाला है। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स mu sin थीटा आने वाला है। अगर आपको mu को p बोला जाए क्वेश्चन के अंदर तो चेंज इन मोमेंटम 2p sin थीटा होता है। सवाल अगर ये आ जाए कि बॉडी को p मोमेंटम से फेंका है, बॉडी का इनिशियली मोमेंटम p है, 60 डिग्री पे फेंका है, बताइए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिट के बीच में, बताइए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिट के बीच में कितना मोमेंटम में बदलाव आएगा। तो आंसर है भैया 2p sin 60 डिग्री, और आपको पता है sin 60 डिग्री √3/2 होता है। आई होप आप सब समझ पाए। अब ऐसा भी सवाल बन सकता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के किसी इंस्टेंट के बीच में चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, ठीक है। देखिए, अच्छा एक और चीज देखी जा सकती है यहां पर, वो ये है कि अगर आप ये पीआई और पीएफ का तमाशा नहीं यूज करना चाहते हैं तो एक और तरीका हो सकता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हाँ यार बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब बॉडी पे हवा में फोर्स mg लग रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव y एक्सिस में, क्योंकि उसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा। चलिए तो माइनस mg
और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम इधर ले आइए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पॉइंट ऑफ हिट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो बस फिर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी होता है। तो यहां से भी हमने चेंज इन मोमेंटम का वो ही फॉर्मूला प्राप्त कर लिया बच्चों, राइट। मैग्नीट्यूड निकालना है तो उड़ा दीजिएगा, इसको नेगेटिव साइन को उड़ा दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब मैंने आपको इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकलवा के चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल करके निकलवाया, तो फिर मैंने आपको दूसरा तरीका क्यों सिखाया? तो मेरा मकसद दूसरा तरीका सिखाने का ये नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि देखिए मुझे दो तरीके आते हैं, एक आसान और एक मुश्किल, तो देखिए कितना बढ़िया तरीका सिखाया मैंने आपको, दुनिया ये सिखाती है मैं ये भी सिखा रहा हूं। नहीं, मैं ये चाहता था कि कभी कभी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिट की बात नहीं की जाती है। कभी कभी बोलते हैं बॉडी को फेंका कुछ वेलोसिटी से कुछ एंगल पे, बताइए 1 सेकंड के बाद बॉडी जहां पर भी होगी ऑब्वियसली उसका कुछ मोमेंटम होगा, तो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन से 1 सेकंड के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो फिर ऐसे केस में अगर आपको बोला जाए तो यहां पर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और वो ये है कि भैया चेंज फोर्स माइनस mg है, चेंज इन मोमेंटम, जो भी टाइम बोला जाए, जो भी टाइम दिया जाए वहां लिख दीजिएगा। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला माइनस mgt है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी भी इंस्टेंट के बीच में चेंज इन मोमेंटम की बात की जाएगी तो वो माइनस mgt होगा, राइट। चलिए नोट करिए बच्चों। देखिए एक और बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, और उसकी कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कराऊंगा। तो देखिए एक पॉपुलर सवाल क्या है, हाँ अभी थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए मोमेंटम से स्टार्ट किया, अभी पहुंचेंगे वहां पर कि अगर थीटा दे रखा है यू दे रखा है तो रेंज क्या होगी, या ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चंस पे अभी पहुंचते हैं। चलिए फिर भैया आपने बॉडी को u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे फेंका है, चलिए ले लेते हैं कुछ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, चेक कर लीजिए 402 इंटू 10 साइन स्क्वायर थीटा 1/4 रहेगा 80, 5 मीटर। चलिए मैक्सिमम हाइट इस केस में 5 मीटर रहेगी, परफेक्ट है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मैक्सिमम हाइट 5 मीटर है तो 2 मीटर उससे पहले ही पड़ेगा, 2 छोटा होता है 5 मीटर से, कितनी अजीब सी बात बताई मैंने। चलिए ऑब्वियसली बच्चों ये ऐसा इसलिए मैंने चेक किया कि मैक्सिमम हाइट 5 मीटर जिससे कि क्वेश्चन एप्रोप्रिएट बने। चलिए अब हुआ क्या कि 2 मीटर की एक दीवार आई, 2 मीटर की, ठीक है, नॉट ड्रॉन टू स्केल बच्चों, हाँ थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं है बट भावनाओं को समझ लीजिए आप मेरी। और एक और दीवार फिर से वही 2 मीटर की आई, इन दोनों 2 मीटर की दीवारों के बीच में प्रोजेक्टाइल को कितना समय लगेगा, राइट। देखिए एक चीज समझिएगा, यहां पर वो रेंज, देखिए यहां पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो वैलिड नहीं है बेटा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट से तो कम है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला वैलिड है? एक ही तो बात पता है आपको, क्या निकालना क्या है पहले ये देख लेते हैं। चलिए निकालना यह है कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाने में समय कितना लगेगा। तो देखिए समय आपसे पूछा गया है, यू और थीटा के बारे में सब कुछ गिवन है। दूसरा गिवन क्या है, दीवार की हाइट। दीवार की हाइट क्या है? दीवार की हाइट है प्रोजेक्टाइल की पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट किसी भी इंस्टेंट पे, प्रोजेक्टाइल की पोजीशन का वाई कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, वो ये होता है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। किसी भी समय पर प्रोजेक्टाइल अगर y हाइट से गुजरता है तो y इज u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेसिकली ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट पे वर्टिकल हाइट 2 मीटर के बराबर है। इनिशियली वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होने वाला है, 20 sin 30 10 के बराबर, और ये होने वाला है 20 cos 30। चलिए इसकी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज फाइन। अब समझिए u sin थीटा 10
इंटू टी माइनस हाफ 10t²। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम की दो वैल्यूज आने वाली हैं। उस टाइम की दो वैल्यूज आने वाली हैं और आप वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए आपको नहीं बताना चाह रहा हूं कैसे कैलकुलेट करना है। अब आप मेरी बात समझिए, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। देखिए ये ना प्रोजेक्टाइल मोशन एक बड़ा सिमेट्रिक सा मोशन है। जितना समय लगेगा ना जमीन से एच हाइट तक पहुंचने में, उतना ही तो समय लगता है एच हाइट से जमीन तक आने में। तो ये टाइम मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मान लीजिए दो रूट्स हैं t1, तो t1 टाइम देगा o से a तक जाने का टाइम और t2 टाइम देगा पूरा o से b तक जाने का टाइम। ये याद रखिए कि यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम रहता है। और t2 टाइम क्या है? t2 टाइम है o से b तक जाने का टाइम। हरा वाला टाइम ये है t1। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स हैं। एक रूट जो कम वैल्यू आएगी वो t1 होगा, जो ज्यादा वैल्यू आएगी वो t2 होगा। ठीक है, और ये याद रखिए कि o से b तक जाने का टाइम t2 है, o से a तक जाने का टाइम t1 है, वही टाइम b से c तक जाने का भी है। तो याद रखिए हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो दोनों रूट्स आएंगी t1 और t2, उनका सम हमेशा t2 प्लस t1 हमेशा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। अरे ये तो पूछा ही नहीं था। पूछा क्या था? पूछा था भाई इनका डिफरेंस a से b तक जाने का टाइम क्या होगा। तो एक तरीका तो यह है कि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए, ये कॉन्सेप्चुअली सॉल्व हो जाएगा। t2 माइनस t1 आपको निकालना है। ठीक है, o से b तक जाने का टाइम माइनस o से a तक जाने का टाइम। दूसरा तरीका यह है सुपर शॉर्टकट। सुपर शॉर्टकट, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। तो सुपर शॉर्टकट क्या है? आप हमेशा याद रखिए बिल्डिंग वाले सवाल जो होते हैं ना, सेम दीवार को दो बार क्रॉस करना है, तो इसमें दोनों टाइम का सम हमेशा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और बच्चों आपके लिए मेहनत करके निकाला है, दोनों टाइम का डिफरेंस हमेशा t² माइनस 8h/g होता है। कैपिटल T इज दी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये सब कॉन्सेप्ट भूल जाइए, ये सब फॉर्मूले लगाना भूल जाइए। अगर आपने बॉडी को फेंका, वो एक ही दीवार को दो बार क्रॉस कर रही है और दीवार की हाइट आपको गिवन है, u और थीटा गिवन है, तो दोनों दीवारों के बीच में समय इतना लगेगा। देखिए मैं करता हूं आपके लिए। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g है, यानी 2 टाइम्स वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा 10 दे रखा है, डिवाइडेड बाय g भी 10 लेते हैं, 2 सेकेंड्स। देखिए पुट करते हैं यहां पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 2/10, ये आ गया दोनों दीवार के बीच का समय। दैट्स इट। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पहली दीवार तक जाने में कितना समय लगेगा, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो t2 आ जाएगा, सिर्फ t2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ t1 आ जाएगा। दोनों दीवारों के बीच की दूरी भी पूछी जाए तो कर लीजिएगा ना। अरे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो स्पीड इनटू टाइम वैलिड है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी है 20√3/2 यानी 10√3 इंटू दोनों दीवारों के बीच में जाने में जो भी समय लगा t2 माइनस t1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर अवश्य प्राप्त हो जाएगा बच्चों। राइट, आई होप आप समझ गए। तो दोनों दीवार को क्रॉस करने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक सुपर शॉर्टकट है आपके लिए। t² माइनस 8h/g दोनों दीवारों के बीच का टाइम होता है, दोनों दीवारों के बीच में, और हमेशा इन दोनों टाइम का सम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, सिमेट्री कंडीशन को वैलिड रखते हुए। चलिए अब कुछ बहुत ही बेसिक सवाल करते हैं, और वो ये है कि मान लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ax माइनस bx² गिवन होती है और आपसे पूछते हैं रेंज क्या होगी और मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो देखिए एक तरीका तो ये होता है कि आप इससे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को आप जनरल जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है उससे कंपेयर करिए। राइट, चलिए एक तरीका तो यह है कि आप इससे कंपेयर करिए y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस gx² बाय 2 टाइम्स u² cos स्क्वायर थीटा। दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये एक तरीका है। राइट, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अब देखिए यहां से आप tan थीटा कंपेयर करेंगे बच्चों, ये थोड़ा लंबा तरीका है, मैं ये तरीका नहीं कराऊंगा। और आप दूसरा तरीका ये लीजिए कि आप इसको ऐसे कंपेयर करिए। राइट, अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ निकाल पाएंगे और उसकी वजह से या फिर आप रेंज और हाइट के फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे। देखिए एक और तरीका होता है, तो ये है जिसको हम एक शानदार शॉर्टकट बोलते हैं।
वो ये है कि अगर आपने मान लीजिए एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, ये इनिशियली पॉइंट 0 0 था और जो बाद का पॉइंट था वो r,0 था और ये जो मैक्सिमम हाइट है उसके कोऑर्डिनेट्स रेंज का आधा और मैक्सिमम हाइट था। अब आपको पता है कि ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन आपको ax माइनस बी एक्स स्क्वायर गिवन है। तो देखिए इस कर्व पे लाए करने वाले सारे पॉइंट्स इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो यहां पुट करिए आप y की जगह 0, a x की जगह r माइनस बी आर स्क्वायर। अब यहां अगर आप कॉमन कॉमन खेलेंगे तो रेंज a बाय बी आ जाएगी। याद रखिए कि ना फॉर एग्जाम्पल आपको कभी भी कोई अजीब सी वैल्यूज दे दी जाए जिसमें tan थीटा में थोड़ी मेहनत करनी पड़े, यानी आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, बताइए रेंज क्या होगी। तो रेंज होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a बाय बी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसी को रेंज बोलते हैं। अब अगर आप r/2, h को इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई कर देंगे तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो देखिए मैक्सिमम हाइट निकाल देते हैं। तो y की जगह तो h लिखना है, a x की जगह r/2 लिखना है माइनस b, फिर से r/2 का स्क्वायर लिखना है, r आ चुका है a बाई बी, तो a इंटू a/2b माइनस b इंटू डेफिनेटली a/2b होल स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा बच्चों a स्क्वायर बाय 4b। दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। याद रखिए कभी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज में फंसाने की कोशिश करी जाए तो याद रखिएगा कि ऐसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर आपको गिवन हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा तो a ही है भैया, थीटा tan इनवर्स a होगा, रेंज होगा कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नेगेटिव मत लीजिएगा, हाइट a स्क्वायर अपॉन 4b होगी मैक्सिमम हाइट। राइट बच्चों, चलिए जल्दी से नोट करिए, इजी क्वेश्चन। अब देखिए कुछ ना पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं बट बहुत आसान, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का गेम होता है। देखिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सवाल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सवाल देखते हैं क्या होते हैं। याद रखिए कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका खास प्रूफ कराने की ज़रूरत नहीं है। यू वेलोसिटी से फेंका हमने, अगर एक बॉडी को सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं, एक बार थीटा से एक बार 90 माइनस थीटा से, और इस दोनों केसेस में रेंज सेम आती है। कैसे सेम आती है रेंज का, देखिए फॉर्मूला क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। चलिए, यानी यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेफिनेटली डिवाइडेड बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, अब समझिए अगर आप थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा पे रेंज निकालते हैं तो देखिए थीटा एंगल पे रेंज हो जाती है यू स्क्वायर 2 साइन कॉस डिवाइडेड बाय जी, और ये हो जाती है 90 माइनस थीटा पे यू स्क्वायर 2 साइन विल बिकम कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अरे भैया मुद्दा तो सेम ही आया है। तो याद रखिए इन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज इक्वल होती है। अगर आप बॉडी को सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, एक बार थीटा पे और एक बार 90 माइनस थीटा पे, आप सेम रेंज एक्सपेक्ट करिए, राइट। इसका मतलब 1 डिग्री पे फेंका हुआ सेम स्पीड की बात हो रही है, 89 डिग्री पे फेंका हुआ रेंज सेम होगी। देखिए नीट में एक बार क्वेश्चन आया है 45 माइनस अल्फा पे और 45 प्लस अल्फा पे फेंका जाए तो रेंज सेम होगी, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है ना, दोनों का सम 90 डिग्री है। क्या ऐसे केस में मैक्सिमम हाइट भी इक्वल होती है? नहीं। देखिए थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा एंगल पे मैक्सिमम हाइट्स अलग अलग होती हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यू स्क्वायर और टीजी पे कोई फर्क नहीं आया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ऑब्वियसली ये रेशियो tan स्क्वायर थीटा आ गया। सिमिलरली दोनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट भी इक्वल नहीं होता है, एक में थीटा और एक में 90 माइनस थीटा है, तो बस फर्क 2u बाई जी तो कोई इफेक्ट डाल नहीं रहा है, तो फर्क कहाँ आएगा?
फर्क आएगा बच्चों साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा में, यानी ये होने वाली है साइन बाय कॉस टैन थीटा इज टू 1, राइट। तो ये 2-3 बातें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, और 2 सवाल बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो आपके लिए सिंपल होमवर्क के तौर पे रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है। जिसको कोई दिक्कत आएगी बच्चों, एक सिंपल बात कि मेरे लेक्चर्स ये 5 डेज अ वीक अपलोड होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे टू फ्राइडे। अगर किन्हीं परिस्थितियों की वजह से मंडे टू फ्राइडे में अगर एक दिन स्किप हो जाता है तो फिर वो कॉम्पनसेशन सैटरडे और संडे में हो जाएगा, राइट। दूसरी बात, आपको ये लेक्चर आज 20 मई को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इन केस आपको कोई रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, देखिए अब ये मत बोलिएगा सर स्प्रिंग करा दीजिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन अभी खत्म नहीं होगा। कल फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर आएगा और उसके बाद सर्कुलर मोशन आएगा, फिर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से अब एनसीईआरटी के ऑर्डर में चलेंगे। तो जो भी नेक्स्ट अभी इस चैप्टर, इस प्रोजेक्टाइल के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर वो कॉन्सेप्ट्स कवर अप करूंगा। आपने जो जो लिखा है मैंने सब पढ़ा है, और वो कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में एकदम से इंक्लाइन प्लेन ना करा के मैंने अभी कवर अप नहीं किया है, बट नेक्स्ट वीडियो में इंक्लाइन प्लेन जरूर कवर अप होगा। चलिए, tan थीटा इज टू 1। अब देखते हैं कुछ और सवाल होते हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक और बहुत ही पॉपुलर। देखिए आया हुआ है नीट में सवाल, फिर से वही थीटा एंगल पे फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, और फिर से सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा पे। आपको पता है कि रेंज दोनों केसेस में सेम प्राप्त हुई है, दोनों केसेस में रेंज सेम है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है। तो याद रखिएगा कि दोनों केसेस की जो रेंज है, और मान लीजिए कि दोनों की हाइट तो ऑब्वियसली अलग अलग है ही, ठीक है। अगर आप यहां पर हाइट और रेंज में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि रेंज हमेशा इस केस में 4 टाइम्स रूट h1 h2 आती है। दूसरा, यहां जो टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं, उन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स का जो प्रोडक्ट है, ये मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं, क्योंकि 2u sin थीटा बाई जी को 2u cos थीटा बाई जी से मल्टीप्लाई करना है। अब क्रैश कोर्स में ये मल्टीप्लीकेशन अवॉइड कर रहा हूं, तो ये चलिए लिख देता हूं आपके लिए। आप अगर इसको लिखेंगे 2u sin थीटा बाई जी, और इसे लिखेंगे 2u cos थीटा बाई जी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप 2 बाई जी कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाली पूरी तमाशा रेंज बन जाएगा। तो याद रखिए T1 और T2 का फॉर्मूला 2r बाई जी बनता है, रेंज 4 टाइम्स रूट h1 h2 होती है। दो रेंज का रेशियो, अगर थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज का रेशियो देखेंगे तो वो 1:1 है। हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों, राइट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब कुछ डिफरेंट फॉर्मूले करते हैं, और उन फॉर्मूलों की एक जबरदस्त इस्तेमाल भी कराऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। आप ऑलरेडी बेसिक फॉर्मूले जानते हैं, वेलोसिटी u एंगल थीटा है, और आप बेसिकली ऑलरेडी ये रेंज, हाइट और टाइम के फॉर्मूलों को जानते हैं। चलिए, तो ये आपको पता था कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होने वाला है, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होने वाला है, ठीक है भैया। अब कहानी ये है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर, साइन 2 थीटा को जरा एलैबोरेट कर देते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स u cos थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। लेकिन u cos थीटा का तो डिफरेंट नाम है ux, u sin थीटा का एक और नाम है uy डिवाइडेड बाय g। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और आपने जब ऑलरेडी ये साइन वाला फॉर्मूला कर लिया तो इसे करने की जरूरत क्या है, मैं आपको भली बात ही अभी समझाऊंगा। इसका बहुत जबरदस्त एक जगह पर इस्तेमाल करने वाला हूं, बहुत जबरदस्त 2 जगहों पर। चलिए भैया, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g होती है, और u sin थीटा का नाम uy हो चुका है। तो यहां से आपको मैक्सिमम हाइट भी uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g मिल गई, ठीक है। uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता, फेंकोगे तो हवा में तो रहेगी। 2u sin थीटा बाय g और
u sin थीटा का नाम यहाँ से u y हो जाएगा। चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से 2u/g हो गई। चलिए, अब जाहिर सी बात है कि ये फॉर्मूले आखिर क्यों सीखे गए, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों आप, क्योंकि फिलहाल मेरी 10 की 10 स्लाइड्स भर चुकी हैं, तो अब मुझे इरेजर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए देखिए बच्चों, अब क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो यहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और प्रोजेक्टाइल का मिश्रण करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और प्रोजेक्टाइल को मिक्स करने वाले हैं। कर देते हैं। हमने एक बॉडी जिसका मास m था, अरे भैया उसे चार्ज भी दे दो, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई रोल ही नहीं रहेगा। उसे u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, ओके। अब समझिए, यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ग्रेविटी को निगलेक्ट नहीं करना है। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के आगे बेचारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की क्या ही वैल्यू, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इग्नोर नहीं करना। मान लेते हैं कि बॉल बहुत हैवी है, तो उसका mg भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट इग्नोर ग्रेविटी। अब आपसे पूछा जा रहा है अरे जरा बताइए तो सही, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी इस केस में, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान रख लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले ये चेक करते हैं, अरे क्या प्रोजेक्टाइल के याद करे हुए फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। चेक करते हैं। तो एयर फ्रिक्शन इग्नोरेबल है, जहां से फेंका अगर उसी लेवल पे हिट करती है तो प्रोजेक्टाइल के घोटे हुए फॉर्मूले एप्लीकेबल है। बहुत बढ़िया। एक दूसरा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, है क्या? नहीं। फर्क क्या है? अरे फर्क ये है कि mg के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा, वो है QE। बस यही तो फर्क है। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो फोर्स होता है QE। बस एक तरीके से ग्रेविटी थोड़ा सा बढ़ गया है, बस, और कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स में QE एड ऑन हो गया है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं आया। तो ठीक है, इसको हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेट मान लेते हैं, और ये mg प्लस QE है, और हम मान लेते हैं कि भाई एक तरीके से g डैश चेंज हुआ है। m जरा डिवाइड कर दीजिए, तो g डैश इज g प्लस QE बाय m। अब भैया अगर रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंजेस देखने हैं ना, तो कुछ मत करिए। अरे u cos थीटा u sin थीटा वही है, 2 टाइम्स ux uy जो भी वैल्यू हो डिवाइडेड बाय g की जगह ना बस g प्लस QE बाय m लिख दीजिएगा। उसके बाद हाइट में यही करिएगा ना, uy रहेगा, g चेंज कर दीजिएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी uy रहेगा सेम, g चेंज कर दीजिएगा। हो गया काम। तो हमने एक जगह पर देखा कि आखिर इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल क्यों किया गया और इस फॉर्मूलों का यूज कहाँ हुआ। ठीक है, चलिए और देखते हैं कहीं पर यूज हो सकता है क्या? हो सकता है। अब अगर आपके पास मान लीजिए एक महंगी वाली गाड़ी है, मेरे पास तो वैगनार है, मान लीजिए एक महंगी गाड़ी है आपके पास जिसके ऊपर रूफटॉप, मून रूफटॉप, सन रूफटॉप, ऐसी कुछ छत वत खुलती है, तो उससे आप गाड़ी के बाहर बॉल उछाल रहे हैं, और आपने बॉल उछाली और बाद में आपके हाथ में आ गई कैच। ठीक है, तो अब हम एक मूविंग गाड़ी से प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखेंगे। ध्यान दीजिए। बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ, मैं ना बच्चों रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस करा रहा हूं, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, लेकिन ऑर्डर रैंडम रख रहा हूं जिससे कि आपको एकदम से स्विच करने को मिले कि अरे हाँ ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म, मूविंग प्लेटफॉर्म से आप एक बॉडी को प्रोजेक्ट करिए। ठीक है जी, करिए। तो अब क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलती हुई गाड़ी, महंगी वाली गाड़ी से एक पर्सन ने एक बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे। ठीक है, मान लीजिए कि ये बॉल कहीं स्ट्राइक करती है, और हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ ये स्ट्राइक कर रही है वो
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट सेम लेवल पे है। देखिए अगर गाड़ी की हाइट आप लेंगे और फिर ज़मीन पे स्ट्राइक करवाएंगे ना, तो फिर प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले वैलिड नहीं है। वो उस तरह वाला केस हो जाएगा, बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट सेम लेवल पे नहीं होते तो बच्चों फिर ये वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं रहते, फिर से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे कूद पड़ते हैं। तो वो सीखेंगे आगे बिल्डिंग से फेंकी हुई गेंद, बट फिलहाल अभी बिल्डिंग पे नहीं चढ़ेंगे, अभी हम ज़मीन पे ही रहते हैं। चलिए, तो अभी गाड़ी चल रही है क्या? हाँ चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? गाड़ी भी चल रही है ना 5 मीटर पर सेकेंड से। चलिए गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब आपसे पूछ रहे भाई साहब रेंज क्या होगी? कोई बात नहीं, तो पहले तो आप देखिए वेलोसिटी का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। u cos थीटा 10 cos 60 डिग्री 5 होने वाला है, और 10 sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री यानी 10 इंटू √3/2 5 √3 होने वाला है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट को तो कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए तो ग्रेविटी काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अगर ये गाड़ी रुकी हुई होती ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 और वर्टिकल कंपोनेंट ये लेते, बट अगर आप चलती हुई गाड़ी से फेंकेंगे तो गाड़ी की वेलोसिटी भी उस बॉडी को मिल जाएगी। यही रीजन होता है कि जैवलिन थ्रो आप भागते भागते फेंकते हैं तो उसमें जो आपकी भागने की वेलोसिटी है वो वाला मोमेंटम उसमें, वो वाली वेलोसिटी उसमें ऑलरेडी ऐड ऑन हो जाती है, तो इससे जैवलिन आप दूर तक फेंक पाते हैं। और कई बार आपको खुद ही विश्वास नहीं होता, अरे भैया यहां तक फेंक दिया। ठीक है, तो देखिए अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रेंज का फॉर्मूला क्या है? अभी तो किया 2ux uy/g। अरे भैया चलती गाड़ी से फेंकोगे तो रेंज ज्यादा आएगी। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ना, बॉडी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में गाड़ी की वेलोसिटी जरा ऐड कर दीजिए, uy सेम रहेगा, g को तो दुनिया से कोई फर्क ही नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ये आ गई आपकी रेंज। तो जब भी आप बॉडी को चलती हुई गाड़ी से फेंकेंगे तो उस बॉडी की वेलोसिटीज को आपको प्रोजेक्टाइल को देना ही पड़ेगा, राइट। चलिए, यही रीजन होता है कि अगर आप एक हॉट एयर बैलून से एक स्टोन ड्रॉप करते हैं, बहुत बढ़िया होता है हॉट एयर बैलून बार्सिलोना में, तो वहां से अगर आप एक स्टोन ड्रॉप करते हैं तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, वो वही होती है जो उस हॉट एयर बैलून की होती है। ठीक है, चलिए अब सवाल ये उठता है कि इन भाई साहब जी को, ये भाई साहब जी ए हैं अमीर आदमी, ठीक है, और ये गाड़ी के बाहर खड़े हुए एक गरीब आदमी, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ठीक है, तो इन भाई साहब जी अमीर आदमी को प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा दिखाई देगा? तो भैया इनको प्रोजेक्टाइल दिखेगा, अमीर आदमी को इन्होंने प्रोजेक्टाइल फेंका है तो प्रोजेक्टाइल दिखेगा। जो अमीर आदमी हैं उन्हें दिखाई देगा प्रोजेक्टाइल, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? प्रोजेक्टाइल ऑफ थीटा 60 डिग्री, जितने पे फेंकोगे उतने का ही दिखेगा इन्हें। लेकिन ये जो गरीब आदमी बेचारा जमीन पे है, उसे क्या दिखाई देगा? उसे दिखाई देगा प्रोजेक्टाइल। अच्छा, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, क्यों नहीं है? उसके हिसाब से अब जो गाड़ी में बैठा आदमी है वो गाड़ी की स्पीड फील नहीं करेगा, बट गरीब आदमी तो फील कर पाएगा कि देखिए अमीर आदमी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी दौड़ा रहा है। तो गरीब आदमी को भी प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा, प्रोजेक्टाइल ही दिखाई देगा, बट ऑफ लेसर एंगल, प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा लेसर एंगल का। कितना एंगल? इतना एंगल। वर्टिकल कंपोनेंट तो वही है 5√3, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो बॉडी फेंकी है उसके साथ साथ गाड़ी की वेलोसिटी भी ऐड ऑन होने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? 5√3 डिवाइडेड बाय 15 और ये 3 आ जाएगा। अरे 1/√3, बड़ा मासूम आंसर आ गया यार, मासूम आंसर आने पे बड़ी खुशी होती है। तो गरीब आदमी को 30 डिग्री का प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा, गाड़ी वाले अमीर आदमी को 60 डिग्री का प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा। चलिए एक और सवाल करते हैं, नोट करेंगे बच्चों, शानदार सवाल है, शानदार सवाल, नोट करिए। अभी देखिए कुछ और करते हैं। अब क्योंकि 10 की 10 स्लाइड भर चुकी है इसलिए इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए अभी और देखते हैं मूविंग प्लेटफॉर्म। फिर से अमीर आदमी बनाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। ओहो गाड़ी खराब हो गई, नहीं रुकिए, ठीक है। चलिए अब इनके मन में क्या खुराफात आई है कि इन्होंने वर्टिकली उछाल दी बॉल, वर्टिकली उछाल दी 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब इनकी गाड़ी भी चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जब भी आप चलते चलते ना, ऐसे गाड़ी से चलते चलते अगर बॉल उछालते हैं, मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी गाड़ी चल रही है और आपने एक बॉल उछाली, ठीक है, ऐसे मैं हो सकता है कि कैच ना कर पाऊँ क्योंकि आई वॉज वेरी बैड एट प्लेइंग क्रिकेट, राइट। तो
बचपन में मैं भी सोचता था कि बढ़िया क्रिकेट खेलता हूँ मैं, लेकिन मेरे एक नेबर ने बॉलिंग करी और मुझे ज़बरदस्त हराया, मतलब चलिए खैर छोड़िए उस बात को। तो मैं अगर चलते चलते बॉल उछालूंगा तो मैं कुछ देर बाद उसे कैच कर सकता हूँ, राइट? तो समझिए। चलिए अब क्या है कि अगर उसने बॉल को वर्टिकली उछाला है, किसने? अमीर आदमी ने, ठीक है, तो उसे कैसा दिखाई देगा? चलिए रेंज क्या होगी? अरे भैया तुमने नहीं दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अमीर आदमी ने नहीं दी तो क्या हुआ, गाड़ी ने तो दी है। तो देखिए मोशन तो आज भी प्रोजेक्टाइल ही रहेगा। हम ये मान रहे हैं कि जितने पॉइंट से फेंका, जितनी हाइट से फेंका उतने ही पॉइंट तक हिट कर रहा है, ठीक है। हम फिलहाल इस चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, नहीं तो गाड़ी की हाइट देनी पड़ेगी तो थोड़ी मेहनत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं पाएगा, हो तो जाएगा ही, ठीक है। देखिए तो भैया तुमने, अमीर आदमी ने अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दी तो क्या हुआ, वेलोसिटी तो गाड़ी ने दे दी, ux 5 हो गया, uy 10 हो गया, डिवाइडेड बाय g 10 ले लीजिए भैया, रेंज आ जाएगी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट में तो बस uy कंसिडर करना होता है, गाड़ी का कोई इफेक्ट नहीं है, हाइट भी उतनी रहेगी, गाड़ी का कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए अब इनको क्या दिखाई देगा? अमीर आदमी ने सीधा उछाला है, उसे महसूस ही नहीं होगा कि ये प्रोजेक्टाइल गया है। सीधा उछाला है, चलते चलते, गाड़ी चलते चलते में सीधा उछाला, कैच कर लिया, उसे महसूस ही नहीं होगा कि प्रोजेक्टाइल फेंका है। इसके लिए मोशन वर्टिकली अपवर्ड होगा, इसके लिए मोशन वर्टिकली अपवर्ड होगा, ठीक है भैया। और गरीब आदमी के लिए आज भी प्रोजेक्टाइल ही है, गरीब आदमी को तो प्रोजेक्टाइल ही दिखेगा, गरीब आदमी को प्रोजेक्टाइल दिखेगा। कितने इंक्लिनेशन का वो आप देख लीजिए, यहां पर थीटा बना लीजिए और tan थीटा, जो भी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5। चलिए आ गया। अब एक सवाल ऐसा करेंगे कि ग्राउंड ऑब्जर्वर को, किसी को, देखिए अमीर गरीब अब बहुत हो गया, किसी को भी छोटा किसी को भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। अभी ग्राउंड ऑब्जर्वर बोलेंगे हम जी को, गरीब आदमी नहीं बोलेंगे। चलिए अब ग्राउंड ऑब्जर्वर को मान लीजिए स्ट्रेट लाइन दिख गया। ऐसा हो सकता है कि पाथ अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। देखते हैं होता ही नहीं होता, ऐसा हो सकता है कभी या नहीं? ओहो आई एम बैड एट ड्राइंग, गाड़ी की ड्राइंग बना नहीं पाता हूं मैं। चलिए तो भैया ऐसा है, अब नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, ओके। चलिए अब हुआ ये कि इन्होंने ऑब्जर्वर ए बोलेंगे, अमीर गरीब नहीं, ऑब्जर्वर ए ने 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है, ओके। चलिए रहने दीजिए, 60 डिग्री पे नहीं फेंका है, हमें नहीं पता कितने डिग्री पे फेंका है, ठीक है। कार की वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, कार की वेलोसिटी। पाथ अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन, अरे भैया पाथ अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन, टू बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए पाथ स्ट्रेट लाइन कब से होने लग गया पता नहीं। अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए भैया ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए गाड़ी की वेलोसिटी भी देनी पड़ती है प्रोजेक्टाइल को। अब ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए गाड़ी की वेलोसिटी भी अगर देनी पड़ेगी तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए पाथ वर्टिकली अपवर्ड तो तभी ना होगा जब आपने फेंका सीधा है, गाड़ी पीछे को जा रही है। मतलब ये वेलोसिटी जो आपने फेंकी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos थीटा है, लेकिन गाड़ी अगर पीछे को जा रही होगी 10 से, ये आगे थोड़ी ना दिया है, तो गाड़ी की स्पीड दी थी कितनी है ये नहीं पता है आगे या पीछे। अगर गाड़ी की स्पीड पीछे को 10 है, गाड़ी की वजह से जो प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला और पर्सन इन कार की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला, अगर दोनों गायब हो जाएंगे तो मोशन तो वर्टिकली अपवर्ड दिखाई देगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को, तो वही दिख रहा है। तो यहां पर अब आप 20 cos थीटा को 10 के बराबर रखिए, cos थीटा 60 डिग्री आ गया। जब आप थीटा 60 डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, आपके पास u है, uy ux होगा, रेंज हाइट टाइम निकाल सकते हैं इजीली। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए मैं निकाल देता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स uy कितना है 20 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय g, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट बच्चों। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कुछ इजी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, राइट।
नोट करेंगे बच्चों। चलिए अब देखिए कुछ बहुत ही आसान सवाल करने की कोशिश। अब आसान सवाल देखते हैं क्या है। मान लीजिए आपने बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड से जरा वैल्यू आसान होती है इसलिए ऐसी देता हूं, 60 डिग्री पे फेंका। कुछ ऐसा समय आएगा, जरूर आएगा, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तब उस समय पर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए उस समय पर स्पीड कितनी होगी, राइट। चलिए तो देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u g t साइन थीटा, फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, और tan फाई दे रखा है आपको vy बाई वी एक्स। दूसरा तरीका क्या है, अरे अभी तो सीखा था कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीवन में कभी भी नहीं बदलता, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेट कर दीजिए ना, हो गया 20 cos 60 इज इक्वल टू v cos 30। तो भैया इक्वेट कर दीजिए 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू v इंटू √3/2। 2 से 2 गायब करिए, 2 से 2 गायब करिए, यहां से v आएगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड। इजीएस्ट ऑफ ऑल, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है मतलब, लेकिन ये भी आसान है, ठीक है। नोट करिए बच्चों। देखिए एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है, वो भी देख लेते हैं। इजी है, नीट में आया है बट पॉपुलर, इजी बट पॉपुलर, नीट में आया हुआ सवाल है। देखिए u 20, चलिए 10 मीटर पर सेकेंड, यार 20 बोल बोल के दुखी हो गए हैं, चलिए छोड़िए ना। आप ये मान लीजिए कि बॉडी का मास m है और आपने उसे u वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो समझिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m(u²). भैया स्केलर है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की तो बात मत कर देना गलती से भी। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट खट 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 खत्म, क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता तो बॉडी और ऊपर जाती। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जीरो होती? नहीं, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, बॉडी अभी भी आगे जा रही है, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है विच इज u cos थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे है हाफ m, u की जगह u cos थीटा का स्क्वायर, यानी हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k थी तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी k cos स्क्वायर थीटा होती है। कई बार बोलते हैं भैया 60 डिग्री पे फेंका 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से, बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे 60 डिग्री पे फेंका 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 100 जूल है, थीटा 60 डिग्री है, बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है। तो भाई निकाल दीजिए ना, k cos स्क्वायर थीटा, k कितना है 100 cos स्क्वायर थीटा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 25 जूल। अब देखिए शुरुआत में जो भी एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी ना, और पोटेंशियल ग्राउंड लेवल पे जीरो है, तो अगर आपसे पूछे हाईएस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी उसमें से माइनस कर दीजिए ना जितनी हाईएस्ट पॉइंट पे 75 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कौन सी नई बात बता दी मैंने, राइट बच्चों। नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए बहुत सारी स्क्रीन्स को मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत देर से अपनी मेहनत बचाता हुआ आ रहा था। चलिए एक और शानदार सा सवाल आपको कराता हूं, आसान बट शानदार। देखिए क्या है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में बहुत सी नई बातें बताऊंगा। जैसे कि अगर आपने एक बॉडी को फेंका और उसके हवा में टोटे टोटे हो गए तो क्या होगा, कोई दो बॉडी आपस में टकरा गई ग्राउंड लेवल से फेंकने पे, बिल्डिंग से फेंकने पे, और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा किसी भी प्रोजेक्टाइल का। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें और करेंगे अगले लेक्चर में। इंक्लाइन प्लेन और
बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, और एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से गिराया हुआ फूड पैकेट, सब कुछ करेंगे, राइट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए प्रोजेक्टाइल में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये याद रखिए कि जब भी कोई बॉडी मान लीजिए सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है यानी स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन बदलती हुई, वेरिएबल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, और किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल है। फिलहाल हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात नहीं करी है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि स्पीड नहीं बदल रही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। तो ऐसे केस में आप याद रखिए कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस रेडियस। तो ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर देने वाला है, राइट। तो देखिए मान लीजिए हमने बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे, यह है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यह है आपका मैक्सिमम हाइट। चलिए या ऐसा करते हैं, इसको P और इसको या A और B ले लेते हैं, O A और B ले लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है बताइए जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी ये पॉइंट पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई बात नहीं, वेलोसिटी है क्या, हाँ है ना, वेलोसिटी तो u है, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालिए, अब सॉरी एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट निकालिए जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो g हो गया, राइट। ये 90, राइट, 90 माइनस थीटा, थीटा, तो ये g cos थीटा हो गया। तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो है g cos थीटा। तो ए पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी, ए पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos थीटा, वो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे बता दीजिए, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है और एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होता है और वो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए B पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, तो B पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वेलोसिटी जो भी है उसका स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, राइट। कई बार आपको ना ये पूछा जाए कि भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट पे, सॉरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे दे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ ले, समझ के देखिए आप, सवाल तगड़ा है। तो वो क्या होगा देखिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू 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 यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा। तो देखिए आ गया, कुछ कुछ गायब करिए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गायब गायब गायब, और आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आ गया आपका कॉस क्यूब थीटा। तो ऐसे भी आप थीटा एंगल निकाल सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का ना बढ़िया सवाल करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही शानदार सवाल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, शानदार सवाल, शानदार सवाल, शानदार सवाल, ठीक है। देखिए तो सवाल देखिए क्या है, ये एक प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, पैराबोला नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमने अब क्या किया, यहां पर हमने एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया, प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो जिससे कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट को ऐसे टच करके गई है इस पॉइंट को, राइट। अब आपसे पूछ रहे हैं बताइए थीटा कितना होगा। ये याद रखिए कि ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है और यहां पर अगर हम सर्कल बनाएं, जो कि मैं नहीं बना सकता हूं अभी, अच्छा सा नहीं लगेगा, ठीक है, सर्कल नहीं लग रहा है, आई एम सॉरी, बट सर्कल है, ठीक है। तो यहां पर जो ये सर्कल की रेडियस है और वही प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट भी है, यानी सर्कल की रेडियस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और मैक्सिमम हाइट को इक्वेट करिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर
और आप मैक्सिमम हाइट को इक्वेट करिए, कर दीजिए। चलिए इसके बाद आपको कुछ घिसे पिटे भी सवाल बताऊंगा एक दो, ठीक है, आसान से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हाईएस्ट पॉइंट पे क्या था, क्या था, क्या था? तो हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो बचपन से करते आ रहे हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। उड़ा दीजिए, कुछ तो उड़ा दीजिए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ा दीजिए, जी से जी उड़ा दीजिए, आ गया tan स्क्वायर थीटा 2 के बराबर, tan थीटा √2 के बराबर। आई होप आपको क्लियर हुआ बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे। देखिए कुछ और भी सवाल होते हैं जिसमें सिंपल वाले, जिसमें रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन निकलवा देते हैं। कितने एंगल पे फेंकें कि रेंज और हाइट बराबर हो, वो चलिए वो वाले सवाल भी देख लेते हैं। कितने एंगल पे फेंकें, रेंज और हाइट अगर बराबर है तो थीटा कितना होगा? या फिर ऐसा सवाल कि रेंज अगर 4 टाइम्स ऑफ हाइट है तो थीटा कितना होगा, राइट? तो याद रखिए इसका एक सिंपल शॉर्टकट, वैसे तो आप रेंज और हाइट को इक्वेट करके सीधे सीधे tan थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट होता है अगर रेंज n टाइम्स ऑफ हाइट है, अगर रेंज n टाइम्स ऑफ हाइट होता है तो tan थीटा की वैल्यू 4/n होती है। तो यहां पर रेंज और हाइट बराबर है, n की वैल्यू 1, तो tan थीटा 4 आ गया, थीटा अंदाजन 76 डिग्री, और रेंज अगर 4 टाइम्स ऑफ हाइट है तो tan थीटा 4/4 यानी 1 यानी थीटा 45 डिग्री, राइट बच्चों? तो अभी तक के लिए इतना ही करते हैं पहले लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में सारी बची हुई चीज़ें, रेंज मैक्सिमम कब होती है 45 डिग्री पे, बिल्डिंग से फेंकने पे क्या होगा, 2 बिल्डिंग से फेंकने पे प्रोजेक्टाइल भिड़ गए, प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड हो गया, प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें, या फिर 2 प्रोजेक्टाइल के भिड़ने पे मोमेंटम कैसे कंजर्व किया जाएगा, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।